हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण रस बताए जाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रस, तो रस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं कि रस कहते किसे हैं। तो रस की परिभाषा क्या होती है कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या फिर नाटक आदि को देखने से जो आनंद की क्या अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर जो हमें आनंद मिलता है उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस के भेद की बात कर लें तो रस के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 भेद नहीं पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण ही रस लिए हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला रस है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्तन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, फिर है कि इस रस को रसराज कहते हैं, आदि रस कहते हैं, रसों का राजा आदि नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, और श्रृंगार रस की अगर हम एक सटीक और सिंपल परिभाषा आप लोगों को बताएं तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आप यहाँ पे ये परिभाषा हर एक रस में लागू कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ स्थायी भाव बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो जो श्रृंगार रस होता है इसके 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार, और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो दोनों के देख लेते हैं। तो संयोग श्रृंगार का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम, मिलाप तथा स्पष्ट दर्शन अथवा क्या है रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। फिर इसका अगर उदाहरण देखें तो क्या होगा कि राम को रूप निहारत जानकी। ठीक है, एक पहला उदाहरण क्या है कि राम को रूप निहारत जानकी। अगर दूसरा देखें तो क्या होगा? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहें हंसे दय कहे नट जाए। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्या है? वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर नायक नायिका के बीच विरह, नाराजगी का वर्णन किया जाता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है और इसे हम क्या है? विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख ले तो अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी सखी। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। रस कौन सा है? वीर रस। ठीक है, वीर रस इसकी परिभाषा क्या होती है कि युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने या हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो फिर है कि देशभक्ति से परिपूर्ण काव्य का सर्जन सामान्यतः वीर में ही होता है, यानी जो देशभक्ति से संबंधित जो काव्य लिखे जाते हैं उसमें क्या है? सामान्यतः वीर रस की ही प्रधानता होती है। अगर दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा लिखे तो क्या हो जाएगा कि भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पे वीर रस होता है। ठीक है, यानी वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक, तो उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो अगर दूसरा यहीं पे दूसरा अगर वीर रस के उदाहरण की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं कि बुंदेलो के हर वेलो हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की थी रानी। या फिर आप लोग लिख सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है। ये भी वीर रस के ही उदाहरण है। जो आपको याद हो जाए आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला रस कौन सा है? रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिस काव्य को क्रोध का वर्णन किया जाता है वहां पे रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा लिखें तो ये हो जाएगा कि भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब मन में क्या है? क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पे रौद्र रस होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग इस जो मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई है इसमें सिर्फ
आप लोगों को स्थायी भाव बदलने हैं, ठीक है। बाकी परिभाषा जो है सेम लिखी जाएगी, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये किसका उदाहरण है? रौद्र रस का। तो रौद्र रस का उदाहरण क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। ये रौद्र रस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हास्य रस। क्या है? हास्य रस है। और हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। तो जहाँ पे वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि विकृति को देखकर उत्पन्न होने वाले विनोद के भाव को, परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है, ठीक है। यानी इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, ठीक है। उदाहरण देखें तो क्या होगा? आधा पात बबूल का पामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं। क्या है कि आधा पात बबूल का पामे तनिक पिसान, फिर है लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ठीक है। नेक्स्ट रस कौन सा है? करुण रस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले कि किसी के चिर विरह या फिर मरण या फिर कभी न खत्म होने वाली वेदना, गरीबी आदि से जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में लिख ले तो इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पे करुण रस होता है, ठीक है। सब पूरा सेम वही रहेगा, सिर्फ आप लोगों को स्थायी भाव बदलना है। उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक है। अगर दूसरा उदाहरण देखें यही पर हो जाएगा कि शोक विकल सब रोवे रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितहि बारंबारा, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं कि क्या है? शोक विकल सब रोवे रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितहि बारंबारा। ये इसका अन्य उदाहरण हो जाएगा। और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। नोट्स क्या है इसकी कि यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख की अनुभूति होती है, यानी जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें भी हमें दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्या होता है वहां पर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है। यानी जो वियोग श्रृंगार है वहां पे भी तो हमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमें उस व्यक्ति से मिलने की दोबारा आशा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि किंतु जो करुण रस होता है, यानी करुण रस होता है, इसमें पुनः मिलने की आशा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट रस क्या है कि शांत रस। और शांत रस के क्या कहें, बात करें इसकी परिभाषा तो लिखा हुआ है कि संसार से विरक्ति, शरीर की नश्वरता एवं परमात्मा के अनुराग आदि से मन में उत्पन्न होने वाला वैराग्य की परिपक्व अवस्था को ही शांत रस कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और शांत रस को क्या है? नौवां रस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? नौवां रस भी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर शांत रस की अन्य परिभाषा बताएं तो आप लोग वही परिभाषा लिख सकते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जहाँ पे निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ पे शांत रस होता है, ठीक है। उदाहरण देख ले इसका शांत रस का। तो क्या हो जाएगा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ विसंपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सिंपल सा उदाहरण है, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण रस थे वही लिए हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।